बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, जब से मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जो ऑयल और गैस की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दुनिया की ग्लोबल सप्लाई की 20% ऑयल और तकरीबन 19% एलएनजी जो है वो आबनाए हॉर्मुज़ से गुज़रती है। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा इन शॉक से प्रोन है, क्योंकि जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारे डायरेक्टली डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन इसमें भी 3 चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक तो डॉलर की प्राइस मैटर करती है, जो कि स्टेबल है तो हमें हिट नहीं कर रही। दूसरी जो है वो ब्रेंट की प्राइस, जो कि ऑयल की प्राइसेस मार्केट में क्या, इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, वो हर्ट करती हैं और वो हमें अभी हर्ट करनी है। लेकिन तीसरी अहम चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, जो कि गवर्नमेंट अभी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में लेती है और सेल्स टैक्स में इसलिए नहीं चार्ज करती है ताकि सूबों को उसका हिस्सा देना ना पड़े। अभी जो पीबीएस के लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उनमें हमारा पेट्रोल जो है वो तकरीबन 64% बढ़ा है, डीज़ल जो है 61% बढ़ा है। अगर हम आटे की बात करें तो उसकी कीमत 57% बढ़ गई है। ओवरऑल जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो सीपीआई इंडेक्स है, वो तकरीबन 10.6 पे पहुंच गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा फ़िक्रमंद बात यह है कि हमारा जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 15% तक चला गया है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि किस तरह ये शॉक जो है ये पाकिस्तानी इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर रहा है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान साहब ने, जो कि फॉर्मर फाइनेंस के एडवाइज़र हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। Having me, Ji, good to be with you. जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी हम पहले थोड़ा सा ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस की बात कर लेते हैं। अगर हम एज्यूम भी कर लेते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी ना किसी तरफ से पीस की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो सप्लाई डिसरप्शंस हुई हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आपके ख्याल से ऑयल की प्राइसेस को कम होते कितना वक्त लग सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि तेल $65-70 का था ब्रेंट, आज वो $107 का है। ये पेपर ब्रेंट है जिसकी हम बात करें। जब कंट्रीज फिजिकल खरीदने जाती हैं, जैसे दुबई ब्रेंट है या अरेबियन लाइट है या सिंगापुर प्लैट्स है, जिनकी कीमतें हम देखते हैं और पाकिस्तान का जो मैकेनिज्म बना हुआ है, तो वो इससे भी हायर होता है। तेल की कीमत में इस वक्त जो डिसरप्शन है, अगर वो 20% की पिछले 70 दिन चल गई है, 27-28 फरवरी को, 28 को वॉर शुरू हुई थी, आज 16 मई के करीब खड़े हुए हैं। सो अगर ये इतने दिन चल गई है तो आप खुद समझ सकते हैं कि सप्लाई हर एक की डिप्लीट हो गई है। जिनके रिजर्व्स भी थे वो भी डिप्लीट हो गए। और हायर ग्लोबल इन्फ्लेशन, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर प्रेशर ऑन सेंट्रल बैंक्स टू रेज इंटरेस्ट। पाकिस्तान ने तो कर दिया 1%, दूसरे ममालिक जो कट कर रहे थे उन्होंने कट नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया, डेवलप्ड कंट्री, हैड टू एक्चुअली रेज रेट्स, सो उसने भी बढ़ा दिया। ग्लोबल ग्रोथ शेव ऑफ 0.2% टू 0.3%, और जो फ्रेट और इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ी हुई है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें याद रखने के लिए। अच्छा, अब तेल इसको रिप्लेनिश होते हुए, कीमतों को नॉर्मलाइज होते हुए, ये भी याद रखिए कि 20 से 22% एलएनजी भी वहां से गुजरता है, जो कि डिसरप्ट हुआ है। उसमें डिसरप्शन ज्यादा है बिकॉज जो कतर की एरियाज हैं, 14 एरियाज हैं जहां से आती है कतर की, वहां से 2 एरियाज अगले 2.5-3 साल आउट ऑफ सिस्टम चले जाएंगे। इस सब को वापस आते हुए अगले 4 से 6 माह एटलीस्ट लग जाएंगे। लेट्स से कि टुडे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग नॉर्मल। बट इसका एक दूसरा रुख जो है वो इंपॉर्टेंट रुख ये है कि बहुत सा ये ईवी का जो मूव है और ट्रांसपोर्ट मूविंग अवे और तर्ज जिंदगी का बदलना, चाहे वो सोलर का यूज करना घर पे हो, पीपल विल ऑल्सो मूव, बिकॉज जो फॉसल फ्यूल्स की डिपेंडेंस है, जो अभी भी 80% एनर्जी जो है वो फॉसल फ्यूल से आती है, जो बहुत हाई है, वो भी शायद तब्दील होने की तरफ जाएगी। पाकिस्तान भी सिमिलर केस में है। पाकिस्तान का केस थोड़ा सा ये है कि इतनी हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी, 80 से 85% फ्रेट डॉक्टर साहब कैरी करते हैं हम किस पे, रोड्स और हाईवेज पे। बैड पॉलिसी। ये अगर इलेक्ट्रिफाइड रेलवे पे कैरी कर रहे होते कोई और चीज होती। हमारे स्ट्रेटेजिक बफर्स थे ही नहीं। सो लेट मी एक्सप्लेन। देयर वाज जीरो स्ट्रेटेजिक बफर व्हेन वी वेंट इनटू दिस। मैं जो कि गवर्नमेंट के साथ बहुत काम किया है, कोविड-1 जिसको मैं कहता हूं, जब वो आया तो ये डेवलप करना ऑन द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तय हो गया था। ये भी तय हुआ कि हमने एक कंसल्टेंट को हायर किया, एक्सटर्नल कंसल्टेंट को, बाहर से आए। उन्होंने बहुत बड़ी सी रिपोर्ट लिखी, आपको पता है वो पड़ी रहती है, कि हमें किस तरह रिजर्व्स बिल्ड करने हैं। कोविड 2 से गुजर रहे हैं, आज भी वहीं खड़े हैं।
कि फ्रेट भी वहीं कैरी कर रहे हैं, 24-28 दिन के कमर्शियल रिजर्व्स थे जिसमें इस चीज में गए। इसी वजह से हमें जो जी। इंपोर्टेड तेल भी अच्छा लेना डॉक्टर साहब, पड़ा। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट पे हम आते हैं। मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि हम ये जो मेन एक बड़ा हिट करता है, मतलब इन्फ्लेशन जो है, उस जो प्रेशर बना है वो तो बना ही पेट्रोल प्राइसेस की वजह से इस दफ़ा। और ये ना सिर्फ पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से है, बल्कि एक जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो पेट्रोल का तकरीबन 33% है, डीजल का इस वक्त तकरीबन 17% है। तो ये भी तो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशनरी प्रेशर को पुश करता है। गवर्नमेंट के पास ऑफ कोर्स हार्ड चॉइसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओवर द इयर्स आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी बड़ी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो फिस्कल स्पेस पहले ही श्रिंक हुआ है और हमें दोबारा ऐसे इन्फ्लेशनरी क्या नाम है मेजर्स की तरफ ही जाना पड़ जाता है कि अब हम वो फिस्कल स्पेस को भी, एक आईएमएफ का प्रेशर भी है, उसको भी पूरा करना है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। आपके ख्याल से कोई रास्ता है कि हम किसी तरह से शॉर्ट टर्म में इसको एड्रेस कर सकें? देखिए, एक तो बात यह है कि बिकॉज पाकिस्तान आईएमएफ एंगेजमेंट में है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टॉक टू द फोक्स जो एक प्रोग्राम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो बात यह है कि आपने 1468 अरब रुपए, 1468 बिलियन आपने जमा करना था, किसमें? पीडीएल की मद में। मैं जरा पीडीएल को लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं। ये जीएसटी को जी हटाकर प्लीज़। पीडीएल इसलिए लगाया गया कि ये प्रोविंसेस से शेयर नहीं होता, बिकॉज ये उस हमारे उस शेयरिंग का हिस्सा नहीं है जो हम प्रोविंसेस से करते हैं। सो ये एक ल्यूक्रेटिव चीज है फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रेटिवली कलेक्ट करना, क्योंकि जब भी डॉक्टर साहब आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो उस पर इस वक्त मेरे ख्याल है 107 रुपए कलेक्ट हो जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। और बड़ा अब जुल्म भी आईएमएफ नज़र से आता है डॉक्टर साहब। जी। आईएमएफ से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी था। इन्होंने जब बात की तो इनको 15-20 दिन, 1 महीने का, आपको पता है, एक रूम भी मिल गया। उस पे आईएमएफ ने एग्री भी कर लिया इनसे कि आप कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान अथॉरिटीज जो हैं इसका इजरा ना करें। सो आपने एग्री भी करवा लिया। आपको आईएमएफ से एंगेज करके ये कहना है कि जो 683 बिलियन का शॉर्टफॉल है एफपीआर का, वो एक अलहदा चीज है, वो एक और मद में देखना चाहिए। जो 1468 की कलेक्शन है, अगर 1200 अरब की कलेक्शन हो गई थी पहले 10 माह में, तो आप कंफर्टेबली 1468 को मीट कर रहे हैं इन द 12 मंथ्स। सो अगर आप इसी रविश पे रहेंगे तो दैट्स फाइन, देन यू मीट द 1468 और इसकी कलेक्शन हो जाए। बट चूंकि दूसरे मद में कलेक्शन कम हो रही है, सो इसको घटाना मुश्किल है। तीसरी चीज ये की जा सकती है शॉर्ट टर्म में। मैं लॉन्ग टर्म की गलतियों की जरूर आपसे निशानदेही करूंगा। शॉर्ट टर्म में तो देखिए ना, आपने 173 बिलियन का पीएसडीपी काटा है। आप प्रोविंसेस को कहें कि वो, और उनके पास बड़े पीएसडीपी हैं, 1200 अरब पंजाब का है, ओवरऑल 2-2.5 हजार अरब इस वक्त प्रोविंसेस के पास है, कि वो अपने पीएसडीपी को कर्टेल करें। इसका ये मतलब नहीं है जी जी। कि जो 60-70% का प्रोजेक्ट है उस पर ना खर्च करें, जिस पे इतना काम हुआ है जरूर खर्च करें, बट जो 10-15% वाले हैं उनको काटें, ताकि आप ये रकूम सेव कर सकें, और जो फिजिकल का खसारा है वो यहां से भर लें, और जो आपके पास 1468 अरब रुपए हैं उसको उतना ही रख के 160 रुपए एग्री हुआ है ओवरऑल, 160 है इस वक्त पेट्रोलियम लेवी, उसको थोड़ा सा मैनेज करें काउंटर सिक्लिकली, कि पेट्रोल ऊपर अगर जाता है, स्पाइक्स होती हैं, ये वक्त गुजर जाए। इसकी एक स्पेशल वजह जो मैंने पहले एक्सप्लेन की, गो एंड टेल द आईएमएफ के पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट फ्रेट पे और दूसरी सारी रोड्स पे है, पाकिस्तान में इंटर कनेक्टिविटी नहीं है सिटीज में। लोग 30 मिलियन मोटर बाइक्स जिस पे 107 रुपए दे रहे हैं। पाकिस्तान में दूर दराज लोगों को सफर करना पड़ता है, बिकॉज सिटीज उस तरह से नहीं बनी हुई। बड़ा पेक्यूलियर केस है पाकिस्तान का कि ये बड़ा इन्फ्लेशनरी होता है। और इस वक्त डीजल किस में यूज होने जा रहा है? हार्वेस्टिंग में, और आपको पता है हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, सो एग्रीकल्चर भी उस पर डिपेंडेंट है। नाउ इफ यू टॉक टू द आईएमएफ लाइक दैट, यू आर एन एकेडमिक, तो आपका ख्याल है कि वो मुझे ये कहेंगे कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी बेवकूफी वाली आप बात करें। मैं थोड़ा सा कहता हूं, सो लेट मी आल्सो एक्सप्लेन टू यू व्हाई आई नो दिस। देखिए, पाकिस्तान ने ना 24 प्रोग्राम जी। एंटर किए हैं। पाकिस्तान, ये बार बार बहुत होती है कि 24 बार आईएमएफ के पास गया। यू नो कि हमने प्रोग्राम कंप्लीट कितने किए हैं? हमने एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम डॉक्टर साहब कंप्लीट किया है, वो 13-16 का प्रोग्राम है, जिसके 12 रिव्यूज हुए थे। जो कंफर्टेबल, ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने एंकर किया पाकिस्तान के लिए वो प्रोग्राम। मैं उस कोर टीम राइट में राइट। का हिस्सा था। द मोर मॉडलिंग यू डू एट एक्सेलेंट योर एक्सेलेंट। एंड,
the more quantitative analysis you do, you go back to the fund and you explain to them कि इसको इस तरह करना है। अगर 15% की SPI आ रही है और CPI फीड इन कर रही है इनटू सेकंड राउंड इफेक्ट सब दिखाई दे रहे हैं, पॉलिसी रेट हाइक हो रहा है, ऑलरेडी एक स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है, नौकरियां क्रिएट नहीं कर रही। आई मीन व्हाट इज द IMF गोइंग टू से कि मैंने 3.6% आपका GDP ग्रोथ रेट देखा है, ये हार्डली आपको नौकरियां क्या क्रिएट करेगा, 12 लाख नौकरियां भी नहीं क्रिएट करेगा। गिवन ऑल दिस 2.9% एग्री की ग्रोथ आ रही है इस साल में, कंसिडरिंग दिस, तो आप जरूर उनसे बात कर सकते हैं और कर लेनी चाहिए। दैट्स माय शॉर्ट टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म में ना आपको अच्छा डॉक्टर इससे साहब, अच्छा आपने नया नंबर देखा है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम PDL में फिक्स कर रहे हैं? इट्स मोर देन 1.7 ट्रिलियन एक्चुअली। 1728 अरब है टू बी प्रिसाइज। सो अगर जी जी 1728 अरब की कलेक्शन में जाना है तो दो ही तरीके हैं ना, या तो तेल की खपत इतनी बढ़ जाए कि 160 पे ही 1728 हो जाए। ऐसा नहीं लगता कि इकोनॉमी इतनी पिकअप कर रही है नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी ये बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाए, वॉर से निकल जाए सब कुछ, और तेल की कीमत यहाँ से बहुत कम हो जाए, तो आप 160 को बढ़ाए बगैर 160 को तो बढ़ाएंगे आप, बट पेट्रोल की ओवरऑल या डीजल की कीमत ना बढ़े। सो लेट्स सी के हाउ दिस इज। अगेन इससे आपको क्या पता चलता है कि आप दो चीजें पता चलती हैं कि आप जो शेयरिंग ऑफ पूल है, बिकॉज उसको NFC की वजह से नहीं डील कर सके। तो एक तो आपने पूछा कि यार अगर फंडामेंटली बात करनी हो तो क्या, 2014 में खत्म हुआ था NFC, 2014 में। आपको IMF ने रोका है डॉक्टर साहब कि और आप अभी तक ये 2026 में, ठीक है। When you talk of fundamental, देखिए पाकिस्तान story is our story. This program is Pakistan's program supported by an extended fund facility. मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ, the more ownership we take of whatever we do, the better it is, rather than saying। मैं एक और बात आपको कहूँ, बिजली की कीमतों का तायुन, गैस की कीमतों जी का जी तायुन, पाकिस्तान में इसका IMF से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अभी भी आ रहा है कि जी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में लिख दिया गया। Why I am saying these things कि 2027 अक्टूबर को ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर आज भी ये चीजें दुरुस्त नहीं करेंगे, जिसकी दुरुस्तगी की वजह से फंड से निकलना है, तो फिर आप मुझे साल बाद इंटरव्यू करेंगे तो मैं तब भी यही एक और कहूंगा। प्रोग्राम, I 25वां प्रोग्राम आ रहा है। So, and we don't want to do that. It hurts your sovereignty. It hurts your space to do work. It hurts your time to do work. So let's try and get a। फिर 25-28 अरब डॉलर आपको हर साल फाइनेंसिंग चाहिए। अभी आपने वॉर का एक और इम्पैक्ट नहीं हमने बात की। आपको 3-3.5 अरब डॉलर एक फ्रेंडली कंट्री ने वापस मांग लिए। उसमें जियो पॉलिटिक्स तो शामिल थी ही, जी बट जी, वो एवरीवन भी वांट्स टू। सऊदीया ने फिलअप किया आके। You went back, then you had to go do a euro bond, then you had to go do a panda bond, because आपने रिजर्व्स का क्वांटिटेटिवली एक टारगेट फंड के साथ सेट किया हुआ। ये है इकोनॉमिक। द राइट टाइम इज कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, फंड की सपोर्ट है, उसमें अब बजट को रिपेयर कर लें इतना कि नेक्स्ट ईयर हम कह रहे हो कि यार एक्सपेंडिचर रिफॉर्म बहुत अच्छा दिखाई दिया है, टैक्स बेस को ठीक करना बहुत अच्छा दिखाई दिया, बड़े सिंपल टास्क हैं जो करने वाले हैं। then you will start to show up an economy which will fiscally start looking different। और फिर जो आप मुझे कहेंगे कि यार ये PDL पे इतनी डिपेंडेंस है, तो शायद आपको कम होती हुई दिखाई देगी। That's the whole story। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अगर हम थोड़ा सा बजट को भी देखें, हमारा जो टोटल डेट है बजट का वो तो 70+ पे चला गया हुआ है। दो प्राइमरी सरप्लस तो हम रन कर लेते हैं, बट अगेन दैट्स अगेन मोर ऑफ अ नंबर गेम देन कि हम कितना को उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो आपके ख्याल से फिर अब ये CPI और SPI दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर पॉलिसी रेट ऊपर जाएगा, फिर उसके साथ एक्सपोर्ट हमारी जो है वो इतनी इंक्रीज नहीं हुई बल्कि स्टैग्नेट की हुई है, तो उससे रुपये पे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तो उसी विशेष स्पाइरल में हम दोबारा नहीं घूमने वाले। तो अब देखिए ना, इस विशेष स्पाइरल से निकलने का तरीका तो ये कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है। एक ही तरीका है, पैदावारी सलाहियत मुल्क की बेहतर करें। लॉन्ग रन में रुपी की वर्सेस अदर करेंसी स्टेबिलिटी कैसे आती है, आप दुनिया में कुछ बेचने के काबिल हो, वो कैसे होंगे, मुल्क की पैदावारी सलाहियत बेहतर करें। लॉन्ग रन में अगर आपने कोई चीज भी ठीक करनी है, तीसरी चीज आप कहते हैं एक्सपोर्ट्स ठीक करनी है,
दुनिया को कुछ बेचने के लिए पैदावारी सलाहियत बनाएंगे, पैदावारी कैपेसिटी बेहतर करेंगे, प्रोडक्टिविटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो बेहतर करेंगे, तो दुनिया, अगर ये तीनों चीजें इसी चीज पे डिपेंडेंट है, तो फिर इस बजट के जो मुहर्रकात हैं वो ये होने चाहिए ना कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट क्या होगा इस मुल्क का। अगर आप सुपर टैक्स 29% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स, जीएसटी 18% पे, विद होल्डिंग प्रिजम्पटिव टर्नओवर टैक्सेस, अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स 38% पे रखेंगे, तो ये कोई एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट 14% पे है, स्टैग्नेट कर रही है। अगर नहीं चेंज होगी तो पैदावारी सलाहियत भी नहीं चेंज होगी और नई पैदावार भी नहीं आएगी। ये है स्टोरी, इसलिए बजट जी। बिकम्स वेरी वेरी अच्छा क्रूशियल। डॉक्टर साहब देखिए, एक वजह ये भी तो है, एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, रिटेल और होलसेल को देख रहे हैं, उनका जीडीपी में बड़ा सॉलिड कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। और ये एक बड़ा रीज़न है कि हमें दोबारा वही इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाना पड़ता है। आपको वो हर सर्विस में, ज़्यादातर गुड्स में नज़र आता है, जो कि स्टेट जो है वो 60% से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन से अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। तो इसका कोई तरीका समझते हैं आपके प्रोविंसेस को मूव किया जाए फॉर एग्रीकल्चर टैक्सेस? रिटेलर और होलसेलर्स से टैक्स लेना तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो मुशर्रफ साहब भी नहीं कलेक्ट कर सके थे। तो लेट्स गो बैक टू एनएफसी। अब एनएफसी में ये लिखा हुआ है कि जो प्रोविंसेस हैं वो 2014 तक 1.5% ऑफ जीडीपी जो है वो कलेक्ट करेंगी। प्रोविंसेस आज 0.8 टू 0.9% ऑफ जीडीपी कलेक्ट करती हैं। तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये तो फिर प्रोविंसेस का भी एक मसला है। एब्सोल्युटली, प्रोविंसेस की सकत क्या है गिवन उनके पास जो कुछ है, 3% ऑफ जीडीपी, तहकीक हमें ये बताती है। सो बहुत बड़ा गैप फेडरल में नहीं है। आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा पॉइंट किया। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब फिर बताएं ना कि उनके पास है क्या। जीएसटी ऑन सर्विसेज उनके पास है, मोटर व्हीकल टैक्सेशन उनके पास है, जो सारी प्रॉपर्टी जी। है लैंडेड प्रॉपर्टी में, जिसमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स सारी जा रही हैं पाकिस्तान की, वो स्टॉक मार्केट डॉक्टर में नहीं साहब जा रही, सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरिंग है में। वो तकरीबन 54 किस्म की डिफरेंट सर्विसेज हैं जिनको ये टैक्स कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, तीसरी, दो ये बात की। तीसरी, जो लैंड बेस्ड टैक्सेशन है, आप जरा अमेरिका में जाके, आप जरा, मिसाल तो हम देते हैं इन ममालिक की, आप जरा जाके ऑस्ट्रेलिया में देखें कि प्रॉपर्टी टैक्स कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है। और पाकिस्तान में मतलब करोड़ों के घर होंगे, रुपयों में या हजारों में भी नहीं होगा प्रॉपर्टी टैक्स। दैट्स वाई सिटीज फैलती हैं, ऊपर नहीं जाती, इनएफिशिएंसीज बढ़ती हैं, और जमीन महंगी होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी होती है, और सारी इन्वेस्टमेंट इसमें आके पार्क हो जाती है। ये आपके पास है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपके पास है। ये 4 मेजर टैक्सेस 3% ऑफ जीडीपी आज कलेक्ट कर सकते हैं, ये तहकीक हमें बताती है। आप अगर 0.8 0.9% कर रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रोविंसेस का काम है। प्रोविंसेस के पास इंसेंटिव नहीं है ये काम करने का, इसलिए वी गो बैक टू द एनएफसी एंड रिव्यू द एनएफसी सो दैट वी क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर द प्रोविंसेस कि जी आप इतना रेज करेंगे तो हम इतना देंगे। हियर्स अ रीथिंक ऑफ द एनएफसी, राइट? यू रेज योर दिस मच एंड वफाक जो है उसको मैच करेगा। अभी तो बहुत आसान है, वफाक 60% के करीब दे रहा है और प्रोविंसेस पीआरएस बनी है, बट वो इंसेंटिव नहीं है। और बहुत बड़े ये 4 टैक्सेस हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने इसमें जो तहकीक देखी है, पाकिस्तानी तहकीक, 800 अरब का पोटेंशियल है एग्रीकल्चर से। अब जो फॉरेन तहकीक आईएमएफ ने की है, हियर्स द आंसर, 24.5% जीडीपी का वो कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर है, टैक्सेशन 0.3% है उस पर। हाउ कैन यू लिव लाइक दैट, राइट? विच अच्छा, इज़ एक और मजे की नेग्लिजिबल। बात है, जी। लेकिन which is negligible. I say कि let's take ownership of all this. इसमें IMF आके मुझे ये बताएगा कि ये 4 टैक्सेस डॉक्टर साहब नहीं कलेक्ट करने। It can't be so, right? So देखो, पाकिस्तान के जो मसाइल है ना, उनका जो हार्ड फिक्स है, वो हार्ड कॉल्स हम करने की बजाय समझते हैं कीमत बढ़ाना बहुत मुश्किल फैसला हो गया। कीमत बढ़ाना तो कोई फैसला ही नहीं है, ना वो रिफॉर्म है। ये 4 चीजें हैं, इनका टारगेट सेट करना है और वफाक से, जिसे कहते हैं ना, वीन ऑफ करना है प्रोविंसेस को, ताकि वो खुद कमाएं, खुद खर्च करें, लोकल गवर्नमेंट्स बनाएं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो। ये हैं सारे काम। आप पूछ रहे थे ना कि क्या गलतियां हुई हैं, चले हम गलतियों की बजाय फॉरवर्ड लुकिंग बात करते हैं। इस पे हमने बहुत बड़ी बात टैक्सेशन की, फेडरल की, अब हमने इसकी की। मैं सॉरी, थोड़ा सा एक बात जरूर करना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा बात करता जी हूं प्लीज कि प्लीज। टैक्सेशन को इस तरह ना सोचें। ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ना, और मैं पाकिस्तान के अलावा जिन जिन मुल्क में काम करता हूँ, वो
tax to GDP ratio. Yeah, forget tax to GDP ratio for a while. Think of every investment in taxation as कि ये इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ये रोजमर्रा जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ये आसानी कितनी बना रही है, ये जीडीपी ग्रोथ को क्या कर रही है. सो स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली. एक तो ये बात. दूसरी बात ये है कि आप शुरू ना करें टैक्सेशन से. आईएमएफ क्या गलती करता है, वो सारा बोझ डालता है इन ममालिक में कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसको लगा दो टैक्स. टैक्स बढ़ता है, इनफॉर्मेलिटी का उतना ही इंसेंटिव क्रिएट होता है. सो यू थिंक लाइक पोर्शन इंक्रीज हो जाता है. और दूसरी साइड देखिए ना, मैं इस चीज का बड़ा कायल हूं कि अगर मैंने टैक्स डॉक्टर साहब पे लगाना है तो मैं अपने खर्चे जो मैंने करने हैं डॉक्टर साहब से पैसे लेके, अगर मैं आज भी 17 सब्जेक्ट जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो फेडरल के काम नहीं है, ठीक, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ये बिल्कुल काम नहीं है आपका. ये अगर आप वफाक से नीचे नहीं देंगे जी तो फिर आप डॉक्टर साहब, ये खर्चा तो आप करते रहेंगे. पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं बात. व्हाट बजट आ रहा है ना, वी हैव टू नाउ थिंक अबाउट द बजट. देखो हम तो वही बात, मसलन मैं एक और बहुत बड़ा आइटम कहता हूँ, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वफाक का काम नहीं है. ये 700 अरब आप सोचें इस बारे में. प्रोविंसेस का इसी काम है, तरह, बिल्कुल सही है. ठीक, इसी तरह डॉक्टर साहब देखें, हम और आप इस लेवल पे एटलीस्ट जो हार्ड कॉल्स, हार्ड रिफॉर्म है उसकी निशानदही तो कर सकते हैं ना. मसलन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, थोड़ी सी ये टेक्निकल बात है, मैं बहुत आसान करके समझाता हूँ. हम ये करते हैं कि आईएसको सबसे हमारा इफेक्टिव डिस्को है, उसका रेट सबसे कम है. हम पूरे पाकिस्तान में ना यूनिफॉर्म रेट चलाने के लिए उसका रेट पूरे पाकिस्तान पे लागू कर देते हैं. और लेट से उसका रेट है बिजली का 20 रुपए, और डॉक्टर साहब आप मुल्तान, गुजरांवाला, हेस्को, कोई और उनका रेट है लेट से 30 रुपए. वो जो 10 रुपए है ना वो आपके टैक्स के पैसे से जा रहे हैं. ये कहाँ का प्रोग्राम है यार. What I'm saying is कि you have a chance to correct these things in the budget. पाकिस्तान के मसाइल मिनिस्क्यूल इसलिए हैं डॉक्टर साहब कि इनकी करेक्शन जब होगी तो मैं कहूँगा ना कि यार ये ठीक नहीं हुए. PWD खत्म कर दिया, बहुत अच्छा फैसला था गवर्नमेंट का. यूटिलिटी स्टोर्स खत्म कर दिए, बहुत अच्छा फैसला था. जो हमारी इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं उनसे निकलना या 80-90 SOE से निकलना, ये सब अच्छे फैसले होंगे मुल्क के. बट ये फैसले जो हैं इनकी डेप्थ जो है वो डिटर्मिन करेगी कि क्या हम 3 से 5 साल में मुख्तलिफ मुल्क लग सकते हैं या नहीं लग सकते. आई थिंक ये है ओवरऑल इस वक्त जो सिनारियो है. जी जी, हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. अभी तो डॉक्टर साहब एक बड़ा फैसला पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, जो आईएमएफ कह रहा है कि जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं जो 200 यूनिट से कम खर्च करते हैं बिजली के यूनिट्स, उन पे आईएमएफ कह रहा है ये सब्सिडी ख़त्म करें और उनको डायरेक्टली अगेन वो जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको कैश ट्रांसफर्स दें. ये एक मुश्किल फैसला है, इसलिए कि बिजली मीटर्स में कई प्रॉब्लम्स इस तरह आती हैं कि लेट्स से आप रेंट पे रह रहे हैं, ओरिजिनल मीटर मेरे नाम पे है तो वो तो मेरे नाम पे आ जाएगा. सो इसमें NSER का डेटा जो है, नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, उसमें जहाँ तक मेरी मालूमात हैं हमारे पास 10 से 30 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा है. तो ये केयरफुली वर्कआउट करना पड़ेगा अगले 6 माह से 1 साल में कि उसको मैच करें बिजली के डेटे से करेक्टली और देखें कि कहाँ कहाँ सब्सिडी बनती है. अभी हम 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को इनकम सपोर्ट में जाते हैं. सो उसको बढ़ाना पड़ेगा और इसको इस चीज में लाना पड़ेगा. पर इवेंचुअली हम, क्योंकि आईएमएफ किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कॉस्ट रिकवरी पे वर्क करता है. तो दे वांट यू टू रिकवर कॉस्ट फ्रॉम एवरीवन एंड देन गिव अ सब्सिडी वेयरएवर यू रिक्वायर. बट जो एनर्जी सेक्टर है ना, दैट रिक्वायर्स अ मच डीपर रिफॉर्म देन जस्ट दिस इज वन ऑफ द रिफॉर्म्स जो कि करना पड़ेगा या करना चाहिए या करने की सलाहियत मुल्क में रजिस्ट्री की वजह से अब एग्जिस्ट कर गई है. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल, बट चूंकि सोलराइजेशन ने बहुत से मसले हल कर दिए. हमेशा याद रखिए डॉक्टर साहब कि जितनी सोलराइजेशन है बैक ऑफ द मीटर बहुत ज्यादा है, ऑन ग्रिड बहुत कम है. जी ऐसे 14,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड है, which is almost, I mean again 8,000 तक अब आ गई ऑन ग्रिड. जी, so which is huge.
सो अगर इस तरह सोचेंगे सो पीपल विल फॉर्म अदर वेज बिकॉज इट्स इनएफिशिएंट टू फॉर अ हाउस होल्ड जो 200 भी कंज्यूम कर रहा है टू हैव दोज काइंड्स ऑफ बिल्स। सो ये सारी जी जी। चीजें जो हैं ये अच्छा डॉक्टर साहब, डिटरमिन आईएमएफ करेंगी। ने जी जी आईएमएफ ने कुछ ग्रोथ के नंबर्स पे भी कहा है कि जी 0.2% से डिक्रीज़ करेगा इन 2026 का जो था, और फिर 7 के लिए उनकी प्रोजेक्शन है कि जीडीपी जो है 0.6% से कम ग्रोथ हमें मिलेगी। तो आपके ख्याल से ये तो फिर और हम ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं अगर हम 3% से भी नीचे चले गए तो। दुरुस्त। देखिए ना, ये जो 1% ग्रोथ है वो 4-1 लाख नौकरियां निकालती है अगर ऑन दी एवरेज मैं देखूं पाकिस्तान में। तो अगर 3% ग्रोथ हो तो 12 लाख नौकरियां निकलती हैं। जो एंट्रेंट्स हैं वो 25 हम्म। लाख हैं। सो वो बाकी 12-12.5 लाख नौकरियों का क्या करना है? Yeah. दिस बिकम्स मोर ग्रेव बिकॉज अब मिडल ईस्ट में शायद जो खपत है वो उस तरह से नहीं हो पाएगी जो पहले हो रही थी। बिकॉज मिडल ईस्ट इकोनॉमीज तो शायद नेगेटिव चली जाएंगी अगले आने वाले 1 साल में। So they may not be using a lot of the labor that you used to send there. So you have to really think. देखिए बात यह है कि ग्रोथ को नहीं नहीं, आपने बड़ा अगेन अच्छा आइडेंटिफाई किया उस पर भी। जी, आप कमेंट पूरा करें फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जी ग्रोथ को अगर आप एज अ ग्रोथ फ्रेमवर्क नहीं सोचेंगे, हम अभी तक मतलब इतने ग्रोथ पे बात हो रही है, कोई बाहर से आ रहा है यूके से ग्रोथ पे लिख रहा है, कोई कहीं लिख रहा है। यार एक ग्रोथ फ्रेमवर्क चलें, उड़ान इज अ एम्बिशन कि हमने क्या करना है। आपको पाकिस्तान में ना एक ग्रोथ फ्रेमवर्क तो हम्म। बनाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग अ ग्रोथ फ्रेमवर्क, हम इस मुश्किल में फंसे हुए हैं और इससे राइट। निकल नहीं पा रहे। मैं आज भी समझता हूं कि एक अच्छा ग्रोथ फ्रेमवर्क बेस्ड जो इन स्ट्रक्चर्स को तब्दील कर सके पाकिस्तान के लिए लिखना बहुत जरूरी है। जी जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अच्छा मैं वो आपसे, आपने कहा कि यूएई मिडल ईस्ट की बात की थी आपने। सो एक चैलेंज जो है वो नज़र आ रहा है गल्फ़ इकॉनमीज़ में। पाकिस्तान में तकरीबन 60% रेमिटेंसेस जो हैं वो जीसीसी कंट्री से आते हैं। अभी तक तो यूएई सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है और कुछ ख़बरें भी आ रही हैं कि कुछ डिपोटेशंस भी हो रही हैं। तो आपके ख़्याल से ये किस हद तक हमारे रेमिटेंस को हर्ट कर सकता है? क्योंकि देखें हमारा रेमिटेंस जो है वो तो तकरीबन 9-10% तक है जीडीपी का। सो लेट्स थिंक। सो अगर हमारी 41 अरब डॉलर इस वक्त सोच रहे हैं अथॉरिटीज, पहले 42 बिलियन थी, इसमें से 22 अरब डॉलर के करीब विच इज 54% ऑफ आवर टोटल रेमिटेंस कम्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। एक तो ये होगा कि जो ग्रोथ है वो तो सर्टेनली स्लो डाउन हो जाएगी जैसे हमने पिछले 5-8 साल में देखी, बिकॉज न्यू वर्कर्स गोइंग देयर वुड सर्टेनली स्लो डाउन। इसको तो हम ज्यादा सर्टेनिटी राइट। से बात कर सकते हैं इस पे। ठीक। अब रिपैट्रिएशन कितनी होती है, लोग वापस कितना आते हैं, रिसाइकलिंग कितनी होती है, रिसाइकल की बजाय लोग वापस कितना आते हैं, ये देखना पड़ेगा। सो जो इस वक्त का नंबर है 21-22 अरब डॉलर का, ये कितना सस्टेन होता है? मार्च अप्रैल के डेटे में तो ये सस्टेन हो गया है। ईद भी थी, अभी इनिशियल टाइम भी था। ऐसा भी ना हो कि कोई लोग वापस आ रहे हो तो पैसे भेज रहे हो। बट अब इस पे जो रिलायंस है बियॉन्ड 41-42 बिलियन डॉलर, शायद वो इतनी नहीं रह सकेगी। That's how I would think about it as a policy maker. So then we go back to the side ke we have to now develop those 1 million extra jobs in the country. That's the theory. And then create the export of at least $10 billion in the next 5 years so that जो हमारा पुश है, जो रेमिटेंस से आना था, वो हम अपनी एक्सपोर्ट से कमा लें। अब ये है असल चैलेंज जो पाकिस्तान को दरकार है। इसके लिए वेयर इज आर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क एंड एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क, ये 3 फ्रेमवर्क्स को हमें पुट टुगेदर करना है। आई थिंक इसमें बहुत से रिफॉर्म्स होने ज़रूरी हैं। एनर्जी अपनी जगह पे है, एफबीआर का वो एम्बियंस क्रिएट करना अपनी जगह पे है, इसी तरह एक्सपोर्ट बास्केट का डाइवर्सिफाई होना अपनी जगह पे है। ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। देखिए 2 चीज़ें हैं जो दुनिया ने तरक्की की ज़ामिन बनी है, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। पहली चीज़ ये है कि केपेबल स्टेट जो ये सारे रिफॉर्म्स को राइट। आर्टिकुलेट भी कर सके और डिलीवर भी कर सके। और नंबर 2, कंपेटिटिव मार्केट्स, जिसका मतलब है कि मार्केट्स में लोग राइट। compete करें, लोकली नहीं, इंटरनेशनली, प्रोटेक्शनिस्ट से नहीं, कंपटीशन से, गुड्स को प्रोटेक्ट करके नहीं, रेंट सीकिंग करके नहीं, कंपेटिटिव और दुनिया में बना के। इसके अलावा फॉर्मूला कोई नहीं है। अब आप कहेंगे कि अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बात तो कर दी, इसको शुरू कहाँ से करें? तो आई गिव यू हमने सारी पाकिस्तान के
Let's say that tomorrow you and I were to make a call on Pakistan, ke where do we begin this? Here's the answer. $10 बिलियन राइट की इंपोर्ट है एग्रीकल्चर की पाकिस्तान में, और 6 से 7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। ये आपके हाथ में है, ना कोई नई मशीनरी आनी है। R&D, लोकल यील्ड्स, लोकल क्रॉप्स, लोकल फार्मर की एजुकेशन, लोकल इनपुट, इन सब चीजों को, ये जो 4 अरब डॉलर का गैप है, यानी कि मेरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इसको अगर मीट और कर हम लें तो है भी करंट अकाउंट एग्रेरियन का, इकोनॉमी काफ़ी हद तक। ठीक है, एंड नो हाउ भी है। अब आप पूछेंगे मैं नो हाउ क्यों कहता हूँ, लोग कहते हैं ना चाइना जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, मैं नहीं कहता ये करें। आपका प्रोग्रेसिव फार्मर जो है वो वही यील्ड्स ले रहा है जो बाहर वाला ले रहा है। आपका जो छोटा फार्मर है जो 60% है, उसको मार पड़ रही है, वो यील्ड्स बहुत कम ले रहा है। सो एक्सपर्टीज तो समहाउ मौजूद सही है ना, पैसे। सो अगर ये 10 और 6-7 अरब का, 4 अरब डॉलर का गैप मैं निकाल लूं, और इसके आगे जाके इतनी फूड सिक्योरिटी या फूड बफर बना लूं कि 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट को ही 5 जी अरब सही डॉलर पे कह ले रहे आओ, हो। ये 9 अरब डॉलर है आपके पास। आप करंट अकाउंट के खसारे में फंस ही नहीं सकते कभी। हियर्स योर सोल्यूशन। लेट्स से आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू जस्ट से कि यार डॉक्टर साहब 3 साल क्या करना है, मैं 3 साल सिर्फ ये काम करूंगा, बाकी टेक्सटाइल 17 अरब 18 अरब बिकती रहेगी, 3-4 अरब डॉलर की ITES जाती रहेगी, लेदर शेदर होता रहेगा, ये चलता रहेगा। नाउ लेट्स डू दैट। बट मैंने जो इस दफा का डेटा देखा है, अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2.89% है, सो ऑब्वियसली शायद अभी इस एडवाइस पे तो हम वर्क नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये जो कॉन्फ्लिक्ट ईरान का अभी देखें किस तरफ जाता है, बट डू यू थिंक कि हम किसी तरह से पोस्ट वॉर सिनेरियो में पाकिस्तान जो है वो ईरान से अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर ले, को हम वहाँ पे भी कोई 2-3 अरब डॉलर्स जो है वो किसी तरह बचा लें, चाहे वो गैस हो चाहे वो ऑयल हो? आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, एक तो ये कि इससे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट खुलता है, वो ये कि यार आसियान के मुल्कों ने कैसे तरक्की की, दुनिया के मुल्कों से ही सीखना है ना हमने। मतलब हमने कोई नॉवल काम तो नहीं करना। राइट। आपस में पहले ट्रेड की, जी मतलब जी EU ने क्या क्रिएट किया, जी। आपस में ट्रेड क्रिएट की। तो यार ये अगर साउथ एशिया को फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चलें, एक इंडिया के साथ सर इंडिया के साथ है, भी तो प्रॉब्लम है ना वो। ठीक ठीक। ट्रेड तो अच्छा कर अब ले, मैं देखिए इंडिया चाइना का लेसन बड़ा ज़बरदस्त है। जी सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए कमेंट। मैं इंडिया को काट देता हूं इस पिक्चर से थोड़ी देर के लिए, पर मुझे वेस्ट में ईरान, कार कंट्रीज, चाइना, रशिया, इससे तो कोई नहीं रोक रहा। सो एक तो ट्रांजिट ट्रेड क्रिएट राइट। होनी चाहिए थ्रू ईरान, दैट्स माय नंबर वन। पोर्ट लॉजिस्टिक्स क्रिएट होनी चाहिए इससे, ज़बरदस्त। ट्रकिंग एंड वेयर हाउसिंग क्रिएट होनी चाहिए, ब्रॉडर जिसे कहते हैं ना कॉमर्स टुवर्ड्स कार कंट्रीज, यहाँ से क्रिएट होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी शुड बी लुकिंग। ठीक। अच्छा, जिसमें गवादर पोर्ट भी आ गया, पोर्ट कासिम भी आ गया। अब आपने IP पाइपलाइन की बात की, देखिए ना, मेरा ये ख्याल है कि एंड गेम में सैंक्शंस की कोई लिफ्टिंग तो आएगी ईरान पे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन में, और IP पाइपलाइन हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो व्हाई नॉट, दैट्स वन थिंग। इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट बलूचिस्तान के लिए राइट। चाहिए। ऑयल आपको पता है ईरान में तो बहुत सस्ता बिकता है, बहुत स्मगल भी होता है पाकिस्तान में। सो लेट्स ट्राई कि उसमें से हम जी अपना जी। रेवेन्यू भी निकाल सकें और सस्ता ला भी सके। LNG transit cooperation becomes very, very. So this reduces your power cost, this reduces your energy cost, your industrial competitiveness increases. So अगर ये बात ठीक हो और पाकिस्तान यहीं से मतलब वीट भी कर रहा हो और एक फूड सिक्योरिटी इस रीजन को दे रहा हो, और अरेबियन सी के थ्रू फूड सिक्योरिटी दे रहा हो जो हमने एग्रीकल्चर से पिकअप किया था, तो ये तो एक सिनेरियो अच्छा बिल्ड होता हुआ है। फिर सीमेंट है आपके पास, फार्मास्यूटिकल है आपके पास, फूड राइट। प्रोडक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और इंजीनियरिंग सर्विसेज है। Here's your 5-year export roadmap to the West, and transiting through Iran and building this capacity. बट डोमेस्टिक एक्सपोर्टर को, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट किए बगैर 1.5-2 अरब डॉलर की दुनिया भर में पिछले 10 साल से FDI ढूंढते फिर रहे हैं, इस चक्कर से निकलना पड़ेगा। बट यू हैव अ गेम प्लान जो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक लीगलाइज ट्रेड बन जाएगी, सैंक्शंस उठ जाएंगे, सो वी आर लुकिंग एट दैट काइंड ऑफ थिंग। ऑब्वियसली इस सारे में एक राइट। पॉलिसी कंसिस्टेंसी कि ये हम सब कुछ डिलीवर कर सकें विल बिकम पैरामाउंट। मैं एक छोटी सी FDI पे चीज कह दूं, बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। पाकिस्तान में सबसे पहले जी FDI प्लीज। आई थी, ये सारी मल्टीनेशनल्स आई, इन्होंने पाकिस्तान की मार्केट ढूंढी और उन्होंने पाकिस्तान में चीजें बेचना शुरू कर दी। राइट, नॉट गुड FDI, बिकॉज इसमें कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, बाहर से कोई आ रहा है, चीजें बना रहा है, पाकिस्तान में बेच रहा है।
डिविडेंड बाहर लेके जा रहा है। नंबर 2 एफडीआई पाकिस्तान में आई, जो जी। आपने देखा पावर प्लांट्स लगे, ये सारा कुछ पिछले 10-15 साल में हुआ। डॉलरों में पे करते हैं उसका, रुपयों में बेचते हैं उस कैपेसिटी चीज को, पेमेंट्स जी। ठीक है, और महंगी होती चली जा रही है। अब तीसरी एक आ रही है जो रेकोडेक एंड एडजॉइनिंग एरियाज में, जिसका एक थोड़ा सा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, सो वो भी लेट्स ट्राई एंड उसका सपोर्ट, भी वैसे ही हाल। ठीक। पर जो चौथी है वो क्या होती है, आप तो माशाल्लाह you're an academic, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैनेजमेंट ट्रांसफर एंड यस। एक्सपोर्ट क्लियरिंग। आप मुझे बता दें कि कौन सी एफडीआई ये पाकिस्तान में आई है, नहीं आई ना। सो एफडीआई की भी जो कोई भी नहीं हैंडलिंग है है, इसमें। तो दैट हैज बीन एफडीआई लाइन, एफडीआई यार कौन सी एफडीआई चाहिए। नाउ आई नीड दीज 3 एफडीआईज। वो जो कॉस्मेटिक्स और वो जो साबुन बनाने की एफडीआई आई थी ना, जी, वो उसने थोड़ी पॉलिटिकल सी स्लोगन्स के मैनेजमेंट, लिए भी यूज होता है। ठीक। अब एफडीआई, मुझे ये 3 एफडीआई चाहिए, सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड दिस। साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एग्रीकल्चर को पिकअप किया है, साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान से हम ये वर्कआउट कर सकते हैं। देयर इज अ स्टोरी टू बी बिल्ड। राइट। वी स्टार्टेड विद रिफॉर्म्स ऑन द फिस्कल साइड, वी टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, द ट्रेड रूट्स इन पाकिस्तान। स्टोरी पाकिस्तान की बिल्ड हो सकती है, मसाइल भी मिनिस्क्यूल हैं, पर हार्ड कॉल्स करने वाली हैं। आई थिंक दैट्स द ब्रॉडर फ्रेमवर्क। राइट। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ज़रा ट्रांसशिपमेंट को भी देखें कि कैन दैट बी एडेड एज अ फोर्थ पिलर, कि जिसके थ्रू हम अगेन पिच भी कर सकते हैं अपने आप को और चीज़ों को, और उस ग्लोबल इकॉनमी का प्रैक्टिकल हिस्सा बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते। देखिए ना, गो बैक 30-40 ईयर्स, जब दुबई हब नहीं था, तो क्या सबको ये नहीं था कि हब एंड स्पूक शिपिंग जो है वो कहाँ से होनी थी, कराची से ही होनी थी ना। मतलब ये चीज तो थी ना। पर अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ वहां शिफ्ट कर गया। अब चाहे वो पोर्ट ऑफ सिंगापुर हो, जबल अली हो, पोर्ट ऑफ कोलंबो हो, पोर्ट क्लैंग हो, यही है ना सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट हब्स। सो लेट्स सेंड आवर पीपल देयर टू अंडरस्टैंड कि राइट। हम कराची, जिसमें गवादर, कराची एंड पोर्ट कासिम, ये 3 है, कि हम इसको ट्रांजिट ट्रेड, पोर्ट रेवेन्यूज, लॉजिस्टिक रेवेन्यूज, वेयर हाउसिंग, शिपिंग, ये कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं, इसको बिल्कुल बिल्ड करना चाहिए। दैट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। सो ये सब क्या मांगता है, देखिए ना डॉक्टर साहब, इन दी एंड तो ये सारी गेम एचआर पे आके ही रुकती है ना। टू प्लेस पीपल एट द राइट स्पॉट एंड गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु आर केपेबल ऑफ रनिंग विद दीज थिंग्स राइट। विद दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी। I think that's Pakistan's future. थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग। नाजरीन, इन्फ्लेशन के नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, ऑयल की कीमतें जो हैं वो अभी शॉर्ट टर्म में नीचे आने वाली नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि महंगाई जो है वो ज़्यादा रहेगी। बजट भी आने वाला है और बजट में गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ के कहने पे कुछ नए टैक्सेस भी लगा रही है। हम होप करते हैं कि कम से कम कोई इकनॉमिक एक्टिविटी चले। ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट अगर पीसफुली रिजॉल्व हो जाता है तो हम ईरान के साथ कुछ ट्रेड करें, उनसे ऑयल लें, गैस लें और कुछ बिजली भी लें, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है उसको कोई ना कोई फ़ायदा हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।